अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को, ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में, यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फोर्स पहुँची है और कुछ फोर्स जो है वो नहर स्वेज से मिस्र के बीच में से निकल कर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में, यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवेर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी अवाक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशंस के लिए जायज़ा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इतलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मनसूबा है और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दास और ज़रको जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफ शोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला खराब है लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा आया है और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो एक छोटे से वफद के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात है। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी ज़रूर हो जाएगी लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी।
तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहां पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को यह लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहां पे इकट्ठे करके ईरान से यकतरफा सरेंडर करवा देगा, तो ये इसके लिए फिर एक नई मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते और ये ईरानी बार बार कह चुके हैं। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए अगर तो ये आ रही है टीम तो बड़ी अच्छी बात है। इराक़ची पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर अमेरिकन भी आ जाएंगे और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद किया हुआ है। ये खबर भी रॉयटर्स ने दी है। एक्चुअली रॉयटर्स जो है वो इसी के ऊपर सरकार से राब्ते कर रहा था बार बार, और वो ये जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की बंदिश के पीछे साइंस क्या है, आप इसे खोल क्यों नहीं देते। तो खबर यह है कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मौजूदा रजीम को, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को इस बात पर शक है कि अगर कोई अच्छी डील बनती है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट लेने के लिए खुद पाकिस्तान आएगा। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मौके पर इन्हें कोई आसरा करवा भी दिया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है। ये जनाब अली दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाकया ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था तो यहां पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। और इससे पहले जो है वो इसी किस्म की बातें की गई थी जेडी वेंस के हवाले से भी, जब वो दूसरी मरतबा आना चाह रहे थे कि जनाब सिक्योरिटी के मामला आते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। बहरहाल अब वहां पे देखें ना, इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद है। जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद है और ये दारुल हुकूमत है। स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझेंगे इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम करना है, और आपकी अपनी हालत यह है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, और आप अपने दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल कर नहीं सकते। दुनिया की सिक्योरिटी के मामलात को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं, और हालात इनके ये हो गए कि छोटी सी बात से चिढ़ जाते हैं। यहां पे मैं आपको एक खबर देता हूं, मैं खुद भी ये खबर सुन के मैंने जब पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि ये किस लेवल पे पहुंच गए हैं। खबर ये बताती है कि एक साहब है, उन्होंने बेचारे ने एक मजाक कर दिया, यानी तरनौल फाटक भी आपने हुरमुज बना हुआ है, इस किस्म की उन्होंने बात कर दी कि ना ये फाटक खुलता है तो ना आपने हुरमुज खुलती है। अब एक बेचारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसने ये बेचारे ने पोस्ट कर दी। अब पुलिस ने उसको जाके गिरफ्तार कर लिया कि जनाब मजाक उड़ा रहे हैं। वकील साहब है राजा इमरान साहब, वो कहते हैं कि इनके प्रोफेशन में या उनके पूरे करियर में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई हो और उसके खिलाफ सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 144 तो ये होता है ना कि आप हजूम इकट्ठा कर दें, क्योंकि इस्लामाबाद में वो कहते हैं जी सूरत हाल बड़ी नाजुक है, लिहाजा दफा 144 हमने लगाई हुई है। तो ठीक है, आपने दफा 144 लगाई हुई है, अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक आदमी ने पोस्ट की तो इसके ऊपर कह रहे हैं दफा 144 की इसने खिलाफ वर्जी कर दी। ये वकील साहब कहते हैं कि मेरे तो अपने करियर में पहली दफा मैंने ऐसी चीज देखी है, और वो भी बेचारे ने मजाक किया था। यानी तंज़ो मज़ाक भी अब आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, कोई शहरी कोई मीम भी नहीं बना सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत को बुरा लग जाएगा, हुकूमत पकड़ के बंदा अंदर कर देगी। तो अब ये जनाब मुकदमा दर्ज कर दिया और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई और बंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नाज़रीन, ये मज़ाहिया पोस्ट वाला मामला है। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम आ गए हैं तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कोई सोलर टैक्स नहीं देगा, यानी हुकूमत ने अजीबोगरीब काम कर दिया ना कि सोलर के सार्फिन के ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया। वो नेट मीटरिंग वाला जो था, उनके मीटरों के ऊपर एक उनको बिल आता था, मीटर का किराया आता था उनको हर महीने, ये 1000 रुपया होता था। अभी लोग अपने बिल शेयर कर रहे हैं, कहीं पे ये 3000 से जायद है, कहीं ये 4000 से जायद है। ये क्या चल रहा है? यानी एकदम अब 4-4 गुना मीटरों के किराया आप बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग बेचारे जाएंगे कहां पे? ये बिजली बना के सरकार को बेचते हैं। हर खेल को उन्होंने तबाह कर दिया पाकिस्तान में। हॉकी तबाह कर दी, कबड्डी तबाह कर दी, पाकिस्तान के अंदर जो एक गेम था पहलवानी का, फन पहलवानी, वो तबाह कर दिया। जिस जिस गेम में पाकिस्तानी हिस्सा लेते थे उन सब में तबाही फेरने के बाद फाइनली ये पहुंच गए क्रिकेट पे, और क्रिकेट भी तकरीबन अब तबाह कर दी।
अब ये टीम जो है एक दौर में इंडिया को बहुत हराती थी। आज भी अगर आप स्टैट्स उठाकर देखें ओवरऑल, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच भी ज्यादा जीता हुआ है, वनडे मैचेस भी इंडिया से ज्यादा जीता हुआ है। क्योंकि इमरान खान के दौर में और उसके आगे पीछे के दौर में पाकिस्तान ने इंडिया को इतना हराया कि आज भी इंडिया पाकिस्तान के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा। गालिबन 58 मैचेस आज तक इंडिया जीता और पाकिस्तान 73। पाकिस्तान आज भी इतना आगे, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले बहुत मैच जीत चुका है। हालांकि आखिरी 6 में से 4 मैच पाकिस्तान हारा है इंडिया से वनडे। T20 की हालत यह है कि पाकिस्तान गालिबन 3 मैच जीता है, इंडिया 11 मैच जीता है। क्योंकि वो नया गेम है ना, जब नया गेम आया तो इंडिया अपने आप को इंप्रूव कर चुका था, और गुज़िश्ता चंद सालों में अब इंडिया पाकिस्तान को जीतने नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि 10, 12, 15 साल में इंडिया लगातार डोमिनेट करता चला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। हम जिद्दत की तरफ नहीं गए, हमने तबाही फेरी, हमने अपनी पसंद और नापसंद का फैसला किया। और जब एक टीम बनना शुरू हुई, हालात बेहतर होना शुरू हुए, तब आगे कोई ना कोई मुदाखलत कर दी। अब बताए ज़का अशरफ साहब, उनका काम जो शुगर मिल वाले जरदारी साहब के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। मोहसिन नकवी साहब आर्मी चीफ के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। भाई दोस्ती यारी के चक्कर में पाकिस्तानियों का पसंदीदा खेल जो है वो वाड़ के रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के खेल का, और अब खेल में सियासत भी घुसा दी। इंडिया में नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा लगता है वो ज़हनी बीमारी का शिकार है। वो सियासत उन्होंने खेल के अंदर वाड़ दी पकड़ के। भाई खिलाड़ियों को तो खेलने देना, खिलाड़ी खेलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, वहां पे एग्रेशन को सादी पकड़ के। भाई तैयारे आपके एयरफोर्स ने गिराए हैं, हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने तो नहीं गिराए। वो एक पागलपन है वहां इंडिया की तरफ से, लेकिन लकीली वो मैच भी जीत रहे हैं, ये उनको एज है। अगर वो मैच हार रहे होते ना तो फिर हम उनको बताते। एक तो वो मैच जीत रहे हैं, ऊपर से वो नखरा भी कर रहे हैं, हाथ भी नहीं मिलाते, बदतमीजी करते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब ने इतने कमजोर फैसले, हम ही खेलते, इसको लाओगे, तो वो लेकर भी आए, मैच भी खेलना पड़ा क्योंकि जुर्माना हो रहा था। अब पाकिस्तान को बजाय इसके कि पाकिस्तान थोड़ा सा कंट्रोल करता और स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाता, हमारे यहां पे भी उसी तरह की, यानी इंडिया और पाकिस्तान में जंगी जुनून बहुत बढ़ गया है। भाई उधर इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने यह करना ही करना था, उनकी एक फाशिस्ट अप्रोच है। इमरान खान साहब ये कहते रहे, माजी में बताते रहे, सारी दुनिया को खबरदार करते रहे हैं कि वो इंडिया का वो हिटलर करार देते थे इमरान खान साहब नरेंद्र मोदी को। लेकिन कम से कम पाकिस्तान को तो सोचना चाहिए कि आप उस एटीट्यूड के जवाब में ग्राउंड में अच्छा खेल कर जवाब दें। अब यहां पे भी जनाब बल्लों को उठा के बंदूकें बनाया जा रहा है, जहाज गिरने के इशारे किए जा रहे हैं, ये स्पोर्टमैन स्पिरिट के खिलाफ है। देखें बहुत सारे पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स हैं वो विराट कोहली की बैटिंग बहुत पसंद करते हैं, बहुत, और करनी भी चाहिए कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बहुत टॉप क्लास। अभी जो उनका लड़का अभिषेक खेलता है, क्या वो खेलता है भाई, जबरदस्त प्लेयर है। इसी तरह इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं, शोएब अख्तर के बड़े दीवाने इंडिया के अंदर बेशुमार, कि इतना तेज गेंदबाज उन्होंने देखा ही नहीं। वसीम अकरम के दीवाने आज तक है इंडिया में, वो कहते रहिए ऐसा हमने बॉलर नहीं देखा अपनी तारीख के अंदर। इमरान खान जैसा कैप्टन उन्होंने नहीं देखा हुआ। जावेद मियांदाद की तारीफें आज भी उनके पुराने प्लेयर्स और उनके सारे फैंस करते हैं। इसी तरह मुझे अजरुद्दीन बहुत पसंद था, कमाल बैटर था इंडिया का। उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त अजरुद्दीन के दौर में आया था राहुल द्रविड़, मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर। वो इतना टेक्निकली साउंड था कि मजा आ जाता था उसकी बैटिंग देखकर। तो हम क्रिकेट के फैंस हैं। अब क्रिकेट के फैंस को जब आप ये चीजें दिखाएंगे ना वहां पे कि वो हाथ नहीं मिला रहा, वो गंदे इशारे कर रहा है, अग्रेशन गेम में होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के गेम का ये मजा है। लेकिन ये जो जंग को बीच में लेकर आ रहे हैं ना दोनों तरफ के लोग, ये नामुनासिब है। दोनों के होश को नाखून लेने चाहिए। लड़ाइयों झगड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। इंडिया में बेशुमार गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में बेशुमार गरीब लोग हैं। पहले तो इंडिया को होश करना चाहिए कि वो एक जंगी जुनून के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और अपने तैयारे गिरवा लिए। अब ये बेइज्जती तो उनके साथ ही चलेगी। अब ये जब तक है तब तक इंडिया को ये हजीमत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब उसका बदला आप क्रिकेट के ग्राउंड में तो नहीं ले सकते ना, फिर जो आप करेंगे पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। लेकिन बेहतरीन जवाब यह होता कि पाकिस्तान भारत को क्रिकेट मैच हराता। अब पाकिस्तान के पास एक मौका और है, पाकिस्तान बांग्लादेश को और श्रीलंका को हरा ले, जो बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। ये टीमें अगर नंबर्स में आप देखें तो श्रीलंका पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा लेता है तो दोबारा पाकिस्तान भारत के साथ एक मैच और खेल सकता है फाइनल में। फिर पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता है तो बदला भी हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा और कमाल काम हो जाएगा। लेकिन ये शिकस्तों का बदला पाकिस्तान ले पाएगा, इसके लिए पहले 2 मैचेस पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे।
और वो 2 मैचेस जीतना इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो आ जाते हैं जरा पॉलिटिक्स पे, ये साइड जो है वो थोड़ी सी निगलेक्ट हो जाती है बाद औक़ात, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सलामत खान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं, और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान के अवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा हैं कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है। हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया। लेकिन आप ये देखें, ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाई कोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीकाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीकाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। तो इससे पहले इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया था यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ, और यूट्यूब चैनल्स ने हम सबको 27 चैनल को उन्होंने एक नोटिस भी भेज दिया था कि ये मामला आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज आपके चैनल बंद हो जाएंगे। फिर वो अदालत में हमें सहूलत मिल गई और यूट्यूब चैनल को भी हमने बताया कि जनाब वर्षा ये जुल्म हो रहा है, हमारे चैनल फिर बच गए। हो सकता है आज बच गए कल ना बचें, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ऊपर नीचे होता रहेगा।